नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने त्वरण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर गति के प्रकार देखे थे। एक बार फिर से हम उसका रिवीजन करते हैं। त्वरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गति दो प्रकार की होती हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति जिसमें त्वरण ज़ीरो होता है। दूसरी है असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब त्वरण जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब इस वाली स्थिति में दो कंडीशन बनती है, या तो त्वरण नियत होगा या त्वरण परिवर्ती होगा, मतलब नियत नहीं होगा। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, मतलब एक समान त्वरित गति जिसमें त्वरण कांस्टेंट होता है। और दूसरी है असमान त्वरित गति जिसमें त्वरण समय के साथ लगातार बदलता रहता है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, और इस वाली जो गति हैं इसके लिए विस्थापन समय आरेख, वेग समय आरेख और त्वरण समय आरेख हम देखेंगे। फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो पहला है अपना यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, इसके लिए विस्थापन समय आरेख, वेग समय आरेख और त्वरण समय आरेख देखेंगे। और सेम इसी तरह से फिर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के लिए विस्थापन समय आरेख, वेग समय आरेख और त्वरण समय आरेख हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, और एक समान गति क्या होती है? वह गति जिसमें कण का त्वरण शून्य हो, मतलब त्वरण शून्य हो मतलब वेग नियत हो, एक समान गति कहलाती है। दो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन की, या तो त्वरण शून्य होता है मतलब वेग नियत होता है, वो वही बात है, वेग नियत होगा तो त्वरण शून्य होगा ही। अब इसमें हम एक एक करके पहले विस्थापन समय आरेख, फिर वेग समय आरेख और फिर त्वरण समय आरेख हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विस्थापन समय आरेख से। विस्थापन को एस से और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे शॉर्ट में एस टी आरेख भी बोला जाता है। और विस्थापन समय आरेख में हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी, क्या है वो? विस्थापन समय आरेख का विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल
उस बिंदु पर वेग को बताता है। विस्थापन समय आरेख को समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है। हालांकि हम इसे समझ भी सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई विस्थापन समय आरेख मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ये कोई विस्थापन समय आरेख मैंने बनाया है, वाई अक्ष पर यहाँ पर विस्थापन और अक्ष अक्ष पर मैंने समय ले लिया है। ये विस्थापन समय आरेख, इसके किसी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ। स्पर्श सरल रेखा पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो सरल रेखा ही होती है, और मान लेते हैं ये थीटा कोण बना रही है। यदि मैं इस पर दो बिंदु लूँ, इसे मैं यहाँ पर समय t1, यहाँ पर समय t2, और t1 समय पर मैं विस्थापन को मान लो s1 लेता हूँ, और t2 समय पर विस्थापन को मैं s2 लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखना, यहाँ पर यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और इसे t2 माइनस t1 डेल्टा t लिख सकता हूँ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा डेल्टा s। डेल्टा s यहाँ पर है s2 माइनस s1, और डेल्टा t है t2 माइनस t1। यदि मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं लंब बटे आधार, तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये कोण समकोण है तो ये लंब होगा और ये वाली भुजा आधार, तो लंब का मान है डेल्टा s और आधार होगा डेल्टा t। यदि मैं डेल्टा s बटे डेल्टा t को लिमिट लगाकर लिखूं, डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा s बटे डेल्टा t, तो बहुत छोटे समय के लिए डेल्टा t समय को dt लिख सकते हैं, और उस dt समय में विस्थापन को ds। और ये जो चीज़ होती हैं वो वेग होती हैं। हम जानते हैं, अपन ने पढ़ रखा है वेग का फॉर्मूला ds बटे dt, और यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है कि विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है। तो यहाँ पर वेग होगा, जो यहाँ पर मैंने किया क्या है, ये जो लिमिट लगाई है डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि मैंने t1 और t2 बहुत नज़दीक लिए हैं। जैसे मान लो यहाँ कहीं t1 और यहाँ t2 दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, इनका जो अंतर है वो ज़ीरो के बहुत पास है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, इतना नज़दीक कि ये एक ही बिंदु पर कंसीडर किए जा सकते हैं, और उस स्थिति में इनका विस्थापन नगण्य होगा ds। तो इस तरह से हम एक ही बिंदु के लिए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कोण मान लो थीटा बना रही है, तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इस बिंदु पर, उस स्पर्श रेखा का जो स्लोप है, ढाल है, वहीं इस वक्र के इस बिंदु पर वेग को बताएगा, क्योंकि विस्थापन समय आरेख है और यहाँ पर ds बटे dt हम जानते हैं वेग होता है, और टेन थीटा जो है वो स्लोप को बताता है। तो स्लोप बराबर टेन थीटा होगा और वो v वेग को बताएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसे समझ भी सकते हैं। बाकी आपको याद तो रखना ही है कि विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताएगा। अब हम एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका रहेगा, आरेखों को मैं आरेख आपके बनाऊंगा और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये आरेख विस्थापन समय आरेख का ही आरेख क्यों है, और एक समान गति का ही आरेख है या फिर असमान गति का आरेख है।
तो एक बार मैं विस्थापन समय आरेख के ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि ये ग्राफ सही है या गलत है। एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख जो बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। समय अक्ष से किसी कोण पर एक सीधी रेखा होती है, या फिर इसे इस तरह से भी अपन बना सकते हैं। ये भी समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा ही है। यदि हम इसे आगे बढ़ाए तो कुछ कोण बनाएगी ये समय अक्ष से। तो ये जो दोनों आरेख मैंने बनाए हैं वो एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख हैं। अब समझते हैं ये दोनों आरेख जो मैंने बनाए हैं वो सही भी हैं या गलत हैं। तो इन्हें समझने का जो तरीका है, मैंने आपको ढाल पढ़ा रखा है, और ढाल के बारे में एक बात यहाँ पर लिखवा रखी है कि विस्थापन समय आरेख का किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है, और एक समान गति में हम जानते हैं वेग नियत होता है। तो यदि हम ये जो ग्राफ बनाए गए हैं विस्थापन समय आरेख, इन आरेखों के बिंदुओं पर वेग को देखेंगे, वेग यदि नियत हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये जो आरेख बनाया गया है वो एक समान गति का आरेख होगा। और यदि अलग अलग आता है तो ये एक समान गति का आरेख नहीं होगा। अलग अलग वेग आने का मतलब है वेग समय के साथ बदल रहा है, और वेग बदलता कब है, हम जानते हैं जब कण त्वरित गति कर रहा होता है। तो उस स्थिति में आरेख एक समान गति के आरेख ना होकर त्वरित गति के आरेख होंगे। तो यहाँ पर हम दो बिंदु कंसिडर कर लेते हैं, दो से ज़्यादा कर लेते हैं, हम तीन बिंदु मान लेते हैं। ये फर्स्ट बिंदु, ये सेकंड, और ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। अब हम तीनों बिंदुओं के लिए वेग पता कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताएगा। तो पहले वाले बिंदु पर हम वेग पता कर लेंगे, दूसरे वाले बिंदु पर वेग पता कर लेंगे, और तीसरे वाले बिंदु पर वेग पता कर लेंगे। यदि तीनों बिंदुओं पर वेग का मान समान आता है तो ये जो विस्थापन समय आरेख बनाया गया है वो एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख होगा। तो पहले वाले बिंदु पर वेग पता करने के लिए हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एक सरल रेखा ही होती है। ये बिंदु मैंने आपको लिखवा रखा है। तो इसके लिए सरल रेखा कुछ इस प्रकार ही खींची जाएगी, जो कि इस रेखा के ऊपर होगी, संपाती होगी इसके, और थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ वन वो हो जाएगा टेन थीटा, जो कि पहले वाले बिंदु पर वेग को बताएगा, जिसे मैं v1 लिख देता हूँ। इसे बाद में हम बना लेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं एक बार। और दूसरे वाले बिंदु के लिए स्पर्श रेखा सरल रेखा है, तो सरल रेखा की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्वयं सरल रेखा ही होती है, ये भी थीटा कोण बनाएगी। तो स्लोप ऑफ सेकंड ये भी टेन थीटा होगा, और ये सेकंड बिंदु पर वेग को बताएगा। इसी तरह से तीसरे बिंदु पर ये भी टेन थीटा होगा, और ये थर्ड पॉइंट पर वेग को बताएगा। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो v1 का मान टेन थीटा है, v2 का मान टेन थीटा है, और v3 का मान टेन थीटा है। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, प्रश्न जब हमसे पूछे जाएंगे तो थीटा का कुछ मान दिया होगा, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो कोई मान हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर v1, v2 और v3 तीनों बराबर हैं। यहाँ से यदि हम देखें तो v1 बराबर v2 बराबर v3 है, मतलब वेग समय के साथ नियत है, बदल नहीं रहा। यहाँ से हम देखें तो इस अक्ष पर इस दिशा में चलने पर समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। यहाँ पर यदि हम इसे t1 मान ले और इसे मैं t2 मान लूँ, और इसे यदि t3 मान लूँ, तो समय लगातार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। लेकिन इस बिंदु पर वेग क्या है, ये तो विस्थापन को बताएगा, लेकिन इस बिंदु पर वेग यहाँ पर अपन ने निकाला v1,
और दूसरे बिंदु पर वेग v2 और तीसरे बिंदु पर वेग v3 और तीनों बराबर हैं। मतलब समय के बदलने पर वेग नहीं बदल रहा और वेग नियत है, नहीं बदल रहा मतलब। तो वह गति जिसमें कण का त्वरण शून्य होता है, मतलब वेग नियत होता है, वो एक समान गति कहलाती है। तो ये जो ग्राफ हैं वो एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख होगा। इस बार इससे ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वेग जो है वो नियत है, ग्राफ के अलग अलग बिंदुओं पर समान है वेग। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, यदि कोई विस्थापन समय आरेख हमारे सामने आ जाए तो देखकर पता हम कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ हैं वो एक समान गति के लिए हैं या फिर असमान गति का ग्राफ है। अब दूसरे वाले ग्राफ पर हम चलते हैं। ये विस्थापन अक्ष और ये समय अक्ष, जिस तरह से पहले वाले ग्राफ में अपन ने किया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना है। तीन बिंदु हम यहाँ पर भी मान लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब प्रश्न हमसे जब भी पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, ये मान लो एक ग्राफ हमें दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि ये जो ग्राफ हैं विस्थापन समय आरेख, ये एक समान गति का है, असमान गति का है, एक समान त्वरित गति का है या फिर असमान त्वरित गति का है। तो सबसे पहले हमें विस्थापन समय आरेख दिया हुआ है और हम जानते हैं विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है। तो ग्राफ के अलग अलग बिंदुओं पर हम वेग पता कर लेंगे। वेग यदि नियत आता है, मतलब तीनों बिंदुओं पर वेग का मान समान आता है, तो ये एक समान गति का आरेख होगा। तो पहले वाले बिंदु पर वेग पता करने के लिए हम पहले वाले बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये ग्राफ सरल रेखा है, तो सरल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा सरल रेखा ही होती है, तो कुछ इस तरह से खींची जाएगी। और ये एक्स अक्ष जो कि यहाँ पर समय अक्ष है, उससे जो कोण बना रही हैं उसकी स्पर्श ज्या हम ले लेंगे जो कि tan थीटा होगी। तो फर्स्ट वाले बिंदु का जो स्लोप है वो tan थीटा होगा यहाँ पर, और ये v1 होगा। दूसरे वाले बिंदु पर भी जो स्लोप है वो tan थीटा होगा और ये उस बिंदु पर वेग को बताएगा जिसे हम v2 मान लेते हैं। तीसरे वाले बिंदु के लिए भी सेम ही होगी सरल रेखा, और ये tan थीटा और ये थर्ड पॉइंट पर वेग को बताएगा। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो v1, v2 और v3 तीनों बराबर हैं। और वेग नियत है समय के साथ, तो ये जो विस्थापन समय आरेख हैं वो एक समान गति का विस्थापन समय आरेख है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, यदि विस्थापन समय आरेख हमारे सामने आ जाए। अब हम चलते हैं वेग समय आरेख की ओर। ये बात हमें ध्यान रखनी है, विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है, क्योंकि इसी बात के आधार पर हम ये बता सकते हैं, यदि कोई विस्थापन समय आरेख हमारे सामने आए तो कि वो विस्थापन समय आरेख जो है वो एक समान गति का विस्थापन समय आरेख है या फिर असमान गति का विस्थापन समय आरेख है। गति के जो तीन प्रकार मैंने बताए हैं अभी आपको पीछे ये लेक्चर शुरू करते वक्त, एक समान गति और दूसरा असमान गति। असमान गति को फिर दो भागों में अपन ने बांटा था, एक समान त्वरित गति या फिर असमान त्वरित गति। तो जो विस्थापन समय आरेख होता है वो किसी भी गति का हो सकता है आपको, और पूछा जा सकता है कि जो विस्थापन समय आरेख तुम्हें दिया हुआ है वो कौन सी गति के लिए विस्थापन समय आरेख है।
एक समान गति में विस्थापन समय आरेख अपन ने देख लिया। अब हम वेग समय आरेख देखेंगे। और शॉर्ट में इसे बोला जाता है वीटी आरेख। और जिस तरह से अपन ने विस्थापन समय आरेख में एक बात लिखी थी कि विस्थापन समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को बताता है, उसी तरह से एक बात हमें यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है कि वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर त्वरण को बताता है। वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर त्वरण को बताता है। इसको भी जैसा मैंने पीछे समझाया विस्थापन समय आरेख में, उसी से समझा जा सकता है। एक ग्राफ बना करके यदि मैं समझाना चाहूँ इसे फिर से, मान लो कोई वेग समय आरेख बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी अब दो पॉइंट लेंगे हम, इस पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो कुछ इस तरह से होगी जो थीटा बना रही है कोण, और यहाँ पर ये T1 और ये T2, ये V1 और ये V2। फिर से वही समकोण त्रिभुज बनेगा, ये डेल्टा V होगा, ये डेल्टा T, और यहाँ पर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो डेल्टा V बटे डेल्टा T ये होगा tan थीटा। यहाँ से फिर वही लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा V बटे डेल्टा T जो है वो ये बन जाएगा dV बटे dt, और dV बटे dt को हम जानते हैं ये होता है त्वरण। तो जो ढाल है भाई tan थीटा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो त्वरण को बताता है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। एक समान गति के लिए वेग समय आरेख क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसी तरह से वेग समय आरेख बनाएंगे और फिर सिद्ध करेंगे कि जो ग्राफ मैंने बनाए हैं वो सही हैं या नहीं एक समान गति के लिए। इसके भी दो ग्राफ अपन बनाएंगे, ये समय अक्ष और ये वेग अक्ष। तो एक समान गति के लिए वेग समय आरेख जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम देख लेते हैं ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये क्या वाकई में एक समान गति का ग्राफ है। तो जिस तरह से अपन ने विस्थापन समय आरेखों को सिद्ध किया था कि वो ग्राफ एक समान गति के ही विस्थापन समय आरेख हैं, ठीक उसी तरह से हम वेग समय आरेखों को भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ बनाया गया है ये एक समान गति के लिए वेग समय आरेख हैं। तीन बिंदु हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तीनों बिंदुओं के लिए बारी बारी से स्लोप हम पर निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वेग समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर त्वरण को बताता है। तो ढाल हम पता करेंगे, ढाल से त्वरण त्वरण अपन निकाल लेंगे। यदि त्वरण 0 आ जाता है तो
त्वरण जीरो कौन सी गति में होता है? मैंने आपको लिखाया, जब त्वरण जीरो होता है तो वो एक समान गति होती है, और जब त्वरण जीरो नहीं होता तो वो होती है असमान गति। और असमान गति को दो भागों में अपन ने बांटा था, एक समान त्वरित गति जिसमें त्वरण कांस्टेंट होता है, और असमान त्वरित गति जिसमें त्वरण कांस्टेंट नहीं होता। इसके लिए अपन ग्राफ अभी देख रहे हैं। एक समान गति के लिए एक समान गति का विस्थापन समय आरेख अपन ने देख लिया, और अब वेग समय आरेख हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों बिंदुओं पर हम त्वरण निकालेंगे। यदि त्वरण जीरो हमें मिल जाता है तो ये जो वेग समय आरेख बनाया हुआ है वो एक समान त्वरित गति का वेग समय आरेख होगा। तो देख लेते हैं हम एक एक बिंदु के लिए। पहले वाले बिंदु का ढाल निकालने के लिए हमें इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी, और ये समय अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो स्लोप ऑफ वन, फर्स्ट पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो होगा tan 0 डिग्री, क्योंकि इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो समय अक्ष के समानांतर होगी, वो मतलब समय अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। tan 0 डिग्री का मान हम जानते हैं 0 होता है। सबसे पहले तो जो स्लोप है वो त्वरण को बताता है, तो ये फर्स्ट वाले बिंदु पर त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो a1 होगा tan 0 डिग्री का मान 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट का स्लोप हो जाएगा tan 0 डिग्री, क्योंकि दूसरे वाले बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो भी एक सरल रेखा होगी, और वो समय अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये सेकंड पॉइंट पर त्वरण को बताएगा। तो यहाँ से a2 हमें मिल जाएगा 0, और सेम इसी तरह से a3 जो है वो भी हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों बिंदुओं पर त्वरण का मान 0 है, और हम जानते हैं एक समान गति ही होती है जिसमें त्वरण का मान 0 होता है। तो ये जो वेग समय आरेख बनाया है ये एक समान गति के लिए वेग समय आरेख है, इससे ये सिद्ध हो जाता है। तो जो एक ये आरेख मैंने बनाया है ये सही है। अब हम चलते हैं दूसरे आरेख पर। वेग समय आरेख का जो दूसरा आरेख है वो कुछ इस प्रकार है। ये समय अक्ष और दूसरा है ये वेग अक्ष। यदि इसके बारे में भी हम जानना चाहें कि ये क्या वाकई में एक समान गति के लिए वेग समय आरेख है, तो वही हमें करना होगा। 3 पॉइंट हमें लेने होंगे और तीनों बिंदुओं पर ढाल हम निकालेंगे। ढाल से हमें त्वरण के बारे में जानकारी मिलेगी, और त्वरण यहाँ पर भी 0 मिलेगा, क्योंकि यदि इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो कुछ इस तरह से होगी जो कि समय अक्ष के समानांतर होगी। इस बिंदु पर खींचे वो भी समय अक्ष के समानांतर होगी, और यहाँ पर भी ठीक वैसे ही। तो तीनों बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो समय अक्ष के समानांतर होगी, मतलब कोण 0 डिग्री बनाएगी। और स्लोप होता है tan थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री है। तो जो त्वरण है बिंदु ए पर वो a1 0 होगा, सेकंड बिंदु पर त्वरण a2 0 होगा, और थर्ड बिंदु पर त्वरण a3 0 होगा। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से लिखा जाएगा। त्वरण का मान अलग अलग बिंदुओं पर 0 आएगा, मतलब ये जो ग्राफ बनाया हुआ है वेग समय आरेख ये भी एक समान गति का ही वेग समय आरेख होगा। अब बात करें यदि दोनों ग्राफों में अंतर की, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से अलग हैं। ये क्या जानकारी देता है? पहले वाला जो ग्राफ है वो हमें बताता है वस्तु जो निर्देश तंत्र है उसकी धनात्मक दिशा में गति कर रही है, क्योंकि वेग पॉजिटिव है। यदि हम निर्देश तंत्र से इसको समझें, हालांकि हम इसको बाद में एक बार फिर से समझेंगे इस बात को, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये कोई निर्देश तंत्र है जिसका ये मूल बिंदु है, ये पॉजिटिव दिशा और ये निगेटिव दिशा। इस वाले ग्राफ का मतलब है
वस्तु जो है वो निर्देश तंत्र की पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ वेग से गति कर रही है। वो वेग कितना है, ये जो मान है भाई, इसमें यदि हम 1 2 3 इस तरह से मार्किंग होगी यहाँ पर, यदि मीटर पर सेकंड में ले और यहाँ पर समय को हम सेकंड में ले। यदि आपको ये यहाँ पर समझ नहीं आती है तो अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, मैं इसे बाद में फिर से विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी मूल बिंदु पर कोई वस्तु रखी है और मूल बिंदु से पॉजिटिव दिशा में वो चलना शुरू करती है। कितने वेग से, यहाँ पर है 3, मतलब कोई वस्तु इस दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यदि इस तरह से कोई वस्तु गति करती है तो उसका जो वेग समय आरेख होगा वो इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हमें ये जानकारी देता है। दूसरा ये ग्राफ हमें जानकारी देता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी निर्देश तंत्र की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। ये -1 -2, यहाँ पर ये -3 -4। यदि मीटर पर सेकंड में ही ले हम वेग को, तो यहाँ पर ये -3 मीटर पर सेकंड बता रहा है समय के साथ, नियत है -3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी -3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी -3 मीटर पर सेकंड, समय के साथ वेग नियत है। तो ये बता रहा है कि वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के वेग से इस दिशा में गति कर रही है। तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वो इस वाली डायरेक्शन को बता रहा है। तो इन दोनों ग्राफों में जो आधारभूत अंतर है वो ये है। अब हम त्वरण समय आरेख पर चलते हैं, जो अंतिम है अपना एक समान गति के लिए। अगले लेक्चर में हम इन ग्राफों पर आधारित प्रश्न लेंगे, और फिर उससे अगले लेक्चर में हम जो दूसरे प्रकार के ग्राफ हैं असमान गति के लिए, जो पहला अपन एक समान त्वरित गति पढ़ा है, उसके ग्राफ हम देखेंगे। अब जो बचा हुआ है तीसरा त्वरण समय आरेख, उसे एक बार हम समझते हैं। सी पॉइंट, त्वरण समय आरेख। और इसे शॉर्ट में एटी आरेख बोला जाता है। ए का मतलब त्वरण और टी का मतलब समय। त्वरण समय आरेख हम बना लेते हैं एक समान गति के लिए। हम जानते हैं एक समान गति में जो त्वरण का मान है वो 0 होता है, ये हमें पता है एक समान गति के लिए। तो इसका जो त्वरण समय आरेख होगा वो सीधा बन जाएगा। यहाँ पर समय अक्ष और ये त्वरण, हम जानते हैं त्वरण 0 होता है, तो त्वरण का कुछ मान होगा नहीं। कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, समय के साथ त्वरण 0। भाई यहाँ पर यदि कुछ होता तो ये तो त्वरण का कुछ मान हो जाता, 0 1 2। इस अक्ष पर तो त्वरण का मान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस अक्ष पर जो है समय अक्ष पर त्वरण का मान 0 होगा। ये हम जानते हैं कि अक्ष अक्ष पर वाई अक्ष का मान 0 होता है। तो जो त्वरण समय आरेख होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण 0 ही है। तो ये बन जाएगा त्वरण समय आरेख। इसे आप थोड़ा डार्क कर देना यहाँ पर। तो त्वरण समय आरेख कुछ इस तरह से बनेगा एक समान गति के लिए। इस बात को हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर। एक समान गति में त्वरण समय आरेख समय अक्ष ही होता है।
यहाँ पर a बराबर 0 अपन ने लिख ही लिया है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में अपन ने देखा कि किस तरह से एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख, वेग समय आरेख और त्वरण समय आरेख हम बना सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम कुछ प्रश्न इन आरेखों पर करेंगे। धन्यवाद।